ये जो विकास संवाद है, बहुत बार जो हमारे मीडिया के भी साथी यहाँ हैं, लोगों को लगता है कि किसी भी मंच पे बिना नेता के कोई कार्यक्रम नहीं होता। और हम कई बार कहते हैं कि राजनीति हमारे समाज में बहुत हावी हो रही है और बाकी चीज़ें हाशिए पे जा रही है। दरअसल राजनीति बहुत ज़रूरी है। हम महात्मा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक की बात करें तो राजनीति बहुत सारी चीज़ों को तय करती है, पर राजनीति सब चीज़ों को तय नहीं करती। समाज में बहुत कुछ घटता है और साहित्य जो है वो दरअसल उससे आगे की चीज़ होती है, क्योंकि जो बाकी लोग नहीं देखते वो साहित्य देखता है। क्योंकि अगर मैं किसी कविता को आज कोट करता हूँ और मुझे लगता है कि वो 60 साल पहले लिखी गई थी और मुझे लगता है कि वो आज भी प्रासंगिक है, तो इसका मतलब है कि वो साहित्यकार ने, उनके पास दृष्टि थी, उन्होंने देख लिया। आप सब ने मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास अगर नहीं पढ़ा हो तो कहीं ना कहीं किसी रूप में उनको सुना होगा। आपने उनकी कफन कहानी पढ़ी होगी। तो आपको लगता है कि जो मुंशी प्रेमचंद 1936 के पहले भारतीय ग्रामीण समाज को देख रहे थे और देख रहे थे कि किसान मजदूरों में तब्दील हो रहे हैं और धीरे धीरे कृषि जो है घाटे का सौदा हो रहा है, तो ये उन्होंने बहुत पहले देख लिया था और उन्होंने औद्योगिकरण को भी देख लिया था। टेक्निक आगे बढ़ी। आज हम जिस समय में हैं वो डिजिटल समय है। हम एक ऐसे समय में हैं जब पूरी दुनिया, अगर मान लो अमेरिका या 3 जगह पे मेक्सिको में फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो हम भी उससे उतने ही कनेक्ट हो रहे थे जितने कि मैदान में जुड़े लोग हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और समय बहुत तेजी से बदला है। अब ऐसे समय में एक है मीडिया, जो इतना पावरफुल है कि नेता को, किसी भी नेता को अपनी बात कहने के लिए या किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को अपनी बात बड़े पैमाने पे व्यापक समुदाय में पहुंचाने के लिए मीडिया चाहिए। मीडिया का आशय जो यहाँ बैठे वो केवल वही नहीं है। मीडिया जो है, उषा बारले जी भी हैं, तीजन बाई भी मीडिया थी, क्योंकि वो अपनी कथाओं के जरिए एक नैतिक शिक्षा देती थी। वो जो महाभारत का पाठ पढ़ा रही हैं तो एक नैतिक शिक्षा है। गांव-गांव में जो नाचा दल होते हैं वो भी एक जागरूकता करते हैं। रामायण मंडल भी आपको रामायण के जरिए जो मंडली होती है वो बताती है कि नैतिकता, राम राज्य क्या है और राम राज्य की कल्पना क्या थी। तो मीडिया अलग अलग तरह से होता है। जहाँ पर पेपर नहीं पहुँचता, जहाँ टीवी नहीं पहुँचती, जहाँ बिजली का संकट है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन होता रहा है। जब ये मोबाइल नहीं था, बहुत बच्चों को आश्चर्य होगा, एक नया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ बैठा है, क्योंकि हम समग्रता में बात कर रहे हैं। तो हम केवल ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे समय में क्या कुछ हो रहा है। तो हमको लगा कि क्यों ना हम चाहे बैकुंठपुर में और इस विषय पर भी बातचीत करें। तो जो हमारा विषय है जिसमें हम बातचीत करने के लिए आपके साथ आए, और सबसे बड़ी बात बाजार को आप किस तरह से देखते हैं। जब मुझे लगता है कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और विनिमय शुरू हुआ, कि चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, तो पहले आप में से बहुत सारे लोग, और खास करके जो आदिवासी कोरिया जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में, वो जानते हैं कि पहले अगर मुद्राएं नहीं थी तो चीज़ें दो चीज़ें लो। तो बहुत सारी जगहों पे लोगों ने नमक दिया और चिरौंजी ले लिया, बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें ले ली। और ख़ास करके बस्तर में जो हमारा आदिवासी समाज था, उससे बहुत सारी महंगी चीज़ें जो बाद में उसको पता चली, उससे ली गई। बाजार धीरे 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 बढ़ता गया और आज बाजार जो है वो बाजार इतना पावरफुल हो गया है कि अगर बाजार तेल का है, बाजार गैस का है, तो उस पर किसी देश पर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि उससे चीज़ें नियंत्रित होती हैं। तो एक बाजार है और उस बाजार ने समाज को भी प्रभावित किया है, मीडिया को भी प्रभावित किया है, साहित्य को भी प्रभावित किया है। तो हम यहाँ पर अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि बाजार, मीडिया और साहित्य को लेकर कुछ लोगों के मन में, जो साहित्यकार हैं, वो बोलेंगे कि पहले एक समय था कि अखबारों में साहित्य के लिए बहुत पर्याप्त स्थान होता था। अभी लोगों को लगता है कि साहित्य हाशिए पे चला गया है। पहले कवि सम्मेलन होते थे और बहुत गंभीर कवि आके कविता सुनाते थे, अब लोग चुटकुले सुनाते हैं और लोग उसमें तालियां पीटते हैं। अब चीज़ें बदली हैं। तो समाज में साहित्य यदि हाशिए पे गया है तो समाज का अवमूल्यन हुआ है, क्योंकि साहित्य वैल्यू की बात करता है, मूल्यों की बात करता है। तो एक तरफ पत्रकारिता है, एक तरफ बाजार है और एक तरफ
साहित्य है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर जो हमारे प्रेस के साथी हैं, जो साहित्य के साथी हैं, जो नए मीडिया से जुड़े हैं, हम उनसे बात करें। और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हम, चूंकि मैंने विषय के बारे में आपसे बात की है, तो हमारे बीच में जो सबसे वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं, जो मेरे पड़ोस में बैठे हैं, गंगा प्रसाद मिश्रा जी, वो साहित्यकार हैं। उनके मन में भी कई तरह की पीड़ा होगी, कई विचार होंगे। तो मैं उनसे ही बात प्रारंभ करूंगा। मैं वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि ये सब चूंकि रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है और इसको बाद में हम लोग अपने डिजिटल से भी जारी करेंगे, अखबार में लिखेंगे, थोड़ा कम कम, क्योंकि मेरे को जितना सबके हिस्से का बोलना था मैंने बोल दिया है। अब मैं मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें। जनधारा, आज की जनधारा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित इस देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री उषा जी एवं उनके सहयोगी, आज की जनधारा के समस्त पदाधिकारीगण एवं उपस्थित प्रबुद्धजन, आज जो विषय दिया गया है मीडिया, बाजार एवं साहित्य, ये तीनों मैं समझता हूँ कि समाज के विकास में, व्यक्ति के विकास में एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहाँ तक मीडिया की बात है, आज जो मैं देख रहा हूँ, जिसमें मीडिया में मेरी समझ से दो प्रकार के, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रिंट मीडिया जो है अभी तक अपनी साख बचाए रखने में कामयाब रहा है और अपनी ईमानदारी को कायम रखने में कामयाब रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ दोष क्या, बहुत सारे दोष उसमें प्रवेश कर गए हैं। बाज़ार की बात की है, बाज़ार तो सब चीज़ में जिसमें व्यवसाय उसमें आ जाए, पैसे का लेन देन जिस बात में आ जाए, उसमें बाज़ार समझ लो आ गया। बाज़ार के माध्यम से ही वो आगे बढ़ रहा है। आज की पत्रकारिता भी जो है वो व्यवसाय के बहुत नज़दीक आ चुकी है। मीडिया में यदि ईमानदारी है और ईमानदारी के साथ वो अपनी बात, समाज की बात, लोगों की बात, देश की बात रख रहा है, तो उससे समाज बहुत आगे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी। उसको देख करके, उसको समझ करके लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश का बड़ा हित होगा इसमें। और मीडिया, यहाँ ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आज की जनधारा अपनी ईमानदारी के साथ व्यक्ति के हित के लिए, व्यक्ति के समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए दिनों दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने सही कहा। और प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता इसलिए थोड़ी ज़्यादा है कि उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हम अखबार में जो कुछ लिखते हैं, तो हम अगर जो खबर भेजते हैं तो वो खबर को करेक्ट करने के लिए अलग अलग लेवल है और वो थोड़ा टाइम लेता है। पर जब हम डिजिटल मीडिया पे जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाते हैं तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है। और ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आधा अधूरा, क्योंकि हमको बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो हम प्रतिस्पर्धा में बहुत जल्दी कई बार
आधी अधूरी खबरें दे देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उत्तम कश्यप जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। हेलो, धन्यवाद मिश्रा जी। आज की जनधारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधि और मीडिया के साथी, एक विशेष अवसर पर इस संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका मुख्य विषय मीडिया, बाजार और साहित्य है। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही विषय और तीनों ही संस्थान एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, हम सब जानते हैं। मीडिया समाज का आवाज होता है और बाजार दोनों की आवश्यकता होती है। बगैर बाजार के ना तो मीडिया आगे बढ़ सकता है ना ही साहित्य। जमाना पुराना था, तब तक बगैर बाजार के भी प्रचार प्रसार कम लोगों तक पहुंच ही जाया करता था। आज बगैर बाजार के, बाजार से तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी दुकानदारी, बाजार से तात्पर्य उसके प्रचार प्रसार से है। वो तब हो सकता है जब साहित्य को भी एक अच्छा मंच मिले, प्रचार प्रसार के लिए बेहतर बाजार मिले। मीडिया के लिए भी जरूरी है, वो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही क्षेत्र में काम करने वाले लोग अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे बड़ी बात, साहित्य को आज अगर स्थान प्रिंट मीडिया दे रहा है या कम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां हम सभी में है। जिसमें ये कह सकते हैं कि पाठकगण भी अपनी विचारधाराएं बदले हैं। अब पहले जैसे पाठक भी नहीं रहे जिनको ज़्यादा साहित्य में रुचि रही, लेकिन साहित्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, लेकिन पाठक की विचारधारा बदलती जा रही है। पहले और अब में बहुत सारे बदलाव आए हुए, नई पीढ़ी आ गई है। नई पीढ़ी अपने हिसाब से इन बातों को ध्यान रखती है। पहले साहित्य के कार्यक्रमों में भारी भीड़ होता था, लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए एकत्र होते थे। अब ऐसा स्थिति नहीं रह गया। उसमें भी एक प्रकार से बाजारवाद आ गया है और जब तक उसका बेहतर प्रचार प्रसार नहीं होता, लोग जाते नहीं। वो भी मीडिया के रूप से ही प्रचार प्रसार होगा, तब लोगों को लगता है कि साहित्य कुछ स्तर पर है। बहरहाल, जो ये 3 विषय लेके माननीय मिश्रा जी ने संवाद का कार्यक्रम रखा है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से पूरक हैं और सदैव अगर एक दूसरे से इस तरह पूरक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश में, देश में और समाज में मीडिया का महत्व, भले वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया का महत्व, साहित्य का महत्व और साहित्य के साथ समाज में इस बाजार का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद जी। बहुत मुद्दे की बात कही कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर कहीं ना कहीं जब संतुलन गड़बड़ाता है और बाजार जब बहुत आक्रामक तरीके से पूंजी से आशय, बाजार से आशय, वो बाजार नहीं है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम चीज़ें खरीदते हैं। बाजार जब पूंजी के साथ आता है तो बाजारूकरण भी होता है और बहुत सारी चीज़ें बाजारी भी होती हैं। हम उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत मुद्दे की बात है। कृष्ण विभूति तिवारी जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वे अपनी बात रखें। हेलो, आज के जनधारा कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई सारे लोगों को, अतिथियों को। उस प्रेस में पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका अपना अलग अलग स्तर होता है और सब अपने अपने स्तर पे ही अपना काम करते हैं। निश्चित तौर पर आज की जनधारा का जो कार्यक्रम है ये मीडिया को लेकर के है, तो मीडिया कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। और आज लोग मोबाइल इतना वो हो गया है कि मोबाइल के माध्यम से सब अपना अपना वो करते हैं। कहीं न कहीं मतलब आम आदमी भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो सब जुड़ा हुआ है। तो धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। देखिए, अभी बात हो रही है कि मीडिया बदला है और लोगों की रुचि भी बदली है। कुछ लोग साहित्य कम पढ़ रहे हैं, कुछ अखबार, जो नए बच्चे हैं, मैं अपने घर की बात करूं, मेरे घर में 10-12 अखबार आते हैं, तो मेरे अलावा उस अखबार को कोई नहीं उठाता।
जो मेरा बेटा है उसको कहता है कि मैं पेपर क्यों पढूं, मैं तो रोज मोबाइल पे पेपर पढ़ लेता हूं, आप पेपर क्यों मंगाते हैं। और ये इस समय यूट्यूब का है। किसी समय अकबर इलाहाबादी ने जरूर एक शेर कहा था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। पर अब क्या है, अब यूट्यूब चलाओ, इन्फ्लुएंसर बनो और आप अपनी बात कहो। हमारे देश में जिस समय हम यहाँ बैठे हैं, हमारे देश की राजधानी में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और वो आंदोलन सोशल मीडिया से उपजा है। एक टिप्पणी करता है सुप्रीम कोर्ट का जज और उससे अमेरिका में बैठा एक लड़का एक पार्टी बनाता है और वो जब आह्वान करता है तो लोगों के बीच जो गुस्सा है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये अलग बहस है कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, पर एक आंदोलन खड़ा हो रहा है क्योंकि कई बार जो आंदोलन था उस आंदोलन की लोगों को प्रतीक्षा थी। जब जेपी का आंदोलन हुआ संपूर्ण क्रांति का तो देश में एक परिवर्तन आया, फिर अन्ना का आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, पर कई बार आंदोलन का जो हश्र हुआ तो लोग ये नहीं देखते, पर पड़ोस के देश नेपाल में कोई परिवर्तन होता है तो यूथ को लगता है कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस समय इन्फ्लुएंसर जो हैं यूट्यूब पे जो अपनी बात कर रहे हैं और उस पर लाइक रीच आ रही है और सरकार के स्तर पर भी अब इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाने लगा है जैसे कि बाकी मीडिया वालों को बुलाया जा सकता है। एक नया लड़का हमारे बीच में बैठा है, शुभम प्रजापति, और निश्चित रूप से शुभम प्रजापति जो हैं जिस तरह से यूट्यूब से लोगों को अपनी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे शुभम जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे सहमत हों असहमत हों, आप किसी यूट्यूबर लड़की को गाली गलौज देते देखें तो आपके भीतर, जब आपने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन में देखा, जंजीर में, तो आपने ताली बजाई क्योंकि उस समय आपको लग रहा था कि हमको ऐसे हीरो की जरूरत है जो भी गलत हो रहा है उसका प्रतिकार करे। भला ही वो कानून कायदे एक तरफ तोड़ रहा था पर उसको लगा कि वो जनता की बात कर रहा है, तो लोगों ने उसको बहुत ताली बजाई और धीरे धीरे एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो खड़ा हुआ। शाहरुख खान अपनी फिल्म में आता है, हत्याएं करता है और लड़कियों को झांसा देता है, पर वो हीरो की तरह आता है। तो अब पहले फिल्मों में बड़ा साफ साफ था, एक हीरो है, एक विलन है, एक हीरोइन है, ये है। अब ये नहीं है, थोड़ी देर वही विलन है, इंटरवल के बाद वही हीरो है। तो अब हमारे समय में आप किसको कितना भी कोसो, पर जो नई पीढ़ी है उससे आप सहमत हो असहमत हो, पर वो अपनी बात बहुत बेबाकी से कह रही है। हो सकता है कि आपको वैचारिक रूप से वो कमजोर लगे, पर आप आंदोलन से असहमत हो और आप उसकी आलोचना करें, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया समाज में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे पता चला कि शुभम प्रजापति जो हैं वो यूट्यूबर हैं और उनके यूट्यूब को लोग देखते हैं, तो मैंने कहा कि भाई शुभम जैसे लोगों की भी उपस्थिति जरूरी है, वरना बोलेंगे कि चार सियाने लोग बैठ के कोस रहे थे। तो बुजुर्गों को कोसने तक ना रखें, वो नई बात भी करना चाहते हैं, नए को सुनना चाहते हैं। तो शुभम बोलो भाई, लो ये मुझे दे। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभम प्रजापति है और मैं बैकुंठपुर कुड़ेली से हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने शहर को, अपने छत्तीसगढ़ की सुंदरता, पर्यटन स्थलों को लाखों की संख्या में लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मेरे वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन का नहीं, सूचना, अपडेट्स और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम और बैकुंठपुर शहर को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ मुझे इनवाइट किया गया। आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं और जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अरे नहीं भैया, मैं तुमको जय हिंद करने नहीं बुलाया हूँ, मैं तुमसे ये खेल समझना चाहता हूँ। लोगों को लगता है, लोगों के मन में एक भ्रम है, लोगों को लगता है कि यूट्यूबर जो हैं अगर सोशल मीडिया पे चले जाओ, अपना यूट्यूब चैनल बना लो और अपने फॉलोअर हों तो गूगल जो है बहुत पैसे देता है। और लोगों को पता नहीं, इसमें कई लोग झांसे में रील बना रहे हैं। मैं अभी 4 दिन पहले जसपुर में था, तो वहाँ के एसपी मेरे बहुत पारिवारिक हैं, तो हम उनके साथ पूरे जसपुर में घूम रहे थे। तो जगह जगह 10-15 लड़के लड़कियाँ एक से कपड़े पहन के रील बना रहे थे। तो रील बनाना अच्छी बात है, कोई बात पे कर रहे हैं, आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो क्या ये जो अगर मैं इस व्यवसाय को अपना ये पेपर बंद करके यूट्यूबर बन जाऊं तो इससे कुछ काम बनेगा क्या? क्या है इसकी आय का स्रोत और इसका एल्गोरिज्म क्या है? मेरा मानना ये है कि अभी सभी लोग ये सोचते हैं, जो वीडियो में देखते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो बच्चों के मन में उत्साह होती है कि मैं भी ये काम करूं और मैं भी इन लोगों की तरह आगे बढ़ूं। जैसे कि मेरा मन था, शुरू से पढ़ाई पे तो मन लगता नहीं था और मुझे मैंने बहुत आगे तक कुछ सोचा था करने का। तो मैंने ये कदम उठाया कि सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ूं। कई बच्चे यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा इस चीज़ पे मेहनत करके आगे बढ़ूं। और जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसी वही मेहनत यहाँ भी लगती है, पर कई लोग इसका गलत यूज़ करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं इस चीज़ में, रील बना के मनोरंजन करके, और कई लोग इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इसी प्रकार बच्चों का भी मन करता है कि आगे बढ़ने का, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सभी लोग का अपना अपना इच्छा होता है कि इस चीज़ में आगे बढ़ना है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप मोटरसाइकिल है अपनी, तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो मैं रील बनाने जाऊँगा कुछ जगह पे तो मेरे को पेट्रोल लगेगा, फिर मेरे को उसके लिए थोड़ी पूंजी लगेगी। तो क्या अगर मैं ये रील बना रहा हूँ तो मुझे उससे इनकम होती है क्या? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ। इनकम, यहाँ इनकम की बात आती है तो इनकम तो स्टार्टिंग में नहीं आती है। स्टार्टिंग में कई बच्चे क्या करते हैं, अपने घर से पैसे वगैरह मांगते हैं और घर वाले उनके भलाई के लिए चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, पर बच्चों का मन कुछ और होता है करने का। इनकम मुझे भी नहीं होती थी स्टार्टिंग में, ना घर वाले मुझे पैसे देते थे, मैंने मांगा भी नहीं आज तक। स्टार्टिंग में वो जितना हेल्प करते थे वो करते थे, बाकी मैंने खुद से कुछ कदम उठाए, जॉब किया मैंने, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया और खुद से किया जो भी किया, और उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया, सोशल मीडिया पे कदम रखा और आगे बढ़ा। इनकम स्टार्टिंग पे नहीं होती है। तो अभी हो रही क्या? अभी हो रही है। कितने पैसे मिल जाते हैं महीने में? अभी तो इतना मतलब कोई इनकम टैक्स वाला पकड़े इतना मत बताना। कोई नहीं, मतलब देखिए अच्छी बात है। मतलब मैं शुभम जैसे लोगों से मुझे मिलके बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये जो नई पीढ़ी है ना बहुत ईमानदार है, मतलब उसको ना ये कोई लाग लपेट नहीं है कि मैं बहुत होशियार था साहब, मैं ये करना चाहता था, फिर वो माँ की तबीयत खराब हो गई, पिताजी का तबादला हो गया, ये सब जो फर्जीवाड़ा है ये नहीं करते लोग। जो है हाँ है, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमको जो करना है कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ज़िले के टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे साथ प्रवीण सिंह जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। हेलो, सबसे पहले तो प्रधान संपादक सुभाष मिश्र सर का मैं इस कोरिया के पावन धरती पे सारे प्रेस क्लब और पत्रकार साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं कि सर आप अपने शेड्यूल में इस संभाग के दौरे पे हैं। ये हम लोग के लिए भी काफ़ी गौरव का क्षण है कि आप समय निकाल कर आए हैं और इस पूरे कार्यक्रम को आपके निर्देशन में जो संचालित कर रहे हैं, आपके ब्यूरो चीफ राजेश राज गुप्ता जी को बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और इस सेशन में जैसा कि मेरे साथ मंचासीन साथी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार उत्तम भैया कहे पहले ही काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बताया, उनकी बात से मैं सहमत हूं। और उन्हीं के बाद में थोड़ा सा आगे ये बढ़ाता हूं, जैसे एक आप बाजार शब्द है इस सेशन का, तो बाजार का मैं सुभाष सर आपको बस ये, जैसे हम लोग प्रिंट की बात करते हैं तो जब हम बिकते हैं तो आप दिखते हैं,
ये एक रहता है कि हम जब अखबार लोगों के घर जा रहा है, पहुंच रहा है, जब हम उसको हम 140 150 जो भी एक मिनिमम रेट पे जब हम पहुंचा रहे हैं, जब हम लोगों के घर घर जा रहे हैं, तो आप दिख रहे हैं। जिस दिन हम बिकना बंद हो जाएंगे, आप दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये प्रिंट के लिए हम ये एक बहुत मतलब एक कोड मैं बता रहा हूँ, जैसे लोग बाजार का, तो बाजार का इसमें आप सेंस आगे जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। और जैसा कि आपने तीनों चीज़ों को यहाँ पे साझा किया है, डिजिटल का जैसे भाई ने बता रहा था, वो बता रहे थे, तो काफ़ी चीज़ जैसे डिजिटल का काम, किसी भी चीज़ को त्वरित आपके सामने रख रहे हैं, तो वो कितना सत्य है कितना नहीं है, वो जैसे एक वायरल होने लगता है तो वो पूरे चीज़ों को लोग वायरल शेयर करने लगते हैं। तो डिजिटल का आग सर ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों को उसको निगेटिव चीज़ में कर जाता है। जैसे इसको मैं समझाऊं सर कि अगर माचिस की तीली एक लाइन से खड़ी है और एक तीली जली तो वो लगातार सारी तीलियों को जलाती चली जाएगी, और उसमें से अगर कोई एक हट गया तो बाकी तीलियाँ जलने से बच जाएगी। तो डिजिटल का दौर कुछ इस तरीके से मैं समझता हूँ, जितना मुझे अब तक का फीडबैक मिलता है। बाकी विश्वसनीयता में जैसे उत्तम भैया ने कहा कि प्रिंट कायम है और कायम रहेगा। सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, साहित्य का अपना अस्तित्व है, साहित्यकार हैं, एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए हैं। तो बाकी साथियों ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कह दिया है, तो ज़्यादा न कहते हुए सर मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। तो ये बातचीत अभी हम कर रहे थे, तो मुझे बातचीत करते करते एक बात याद आई कि एक कविता की लाइन थी कि रात के खाने के बाद माँ ने ढक दिए हैं कुछ अंगारे राख से। रात के खाने के बाद माँ ने ढक दिए हैं कुछ अंगारे राख से, थोड़ी सी आग कल सुबह के लिए भी तू चाहिए। तो जो मातृ शक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो हमारे घर को, और न केवल घर को, बाकी अभी हर समाज में हर जगह उनकी हिस्सेदारी है। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, आज सुबह हम कलेक्टर मैडम के साथ बहुत लंबा इंटरव्यू कर रहे थे और उनकी प्रायोरिटी को समझ रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज़िले में को लेकर सोची हुई थी और उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि जब हम ये सब बात करते हैं तो हमको लगता है कि जो हमारे समाज में महिलाएं हैं वो किस तरह से चीज़ों को बदल रही हैं। जैसे अभी आपने देखा कि उषा बारले जी किस ताकत के साथ, जितना उनकी बुलंद आवाज़ और जो उनका अभिनय है, कोई लोग जिसको ये नहीं मालूम कि पंडवानी क्या होता है वो उस फॉर्मेट को नहीं समझेगा, पर उसको करना बोलना कितना कठिन और कितना अभ्यास है। तभी सरकार ऐसे किसी को पद्मश्री नहीं देती है, किसी को पद्म भूषण नहीं देती, और उसके निधन पे पूरा राज्य या देश अफसोस नहीं मनाता है। जाने कितने राजा मरे होंगे, कितने जमींदार मरे, उनका नाम लोगों को नहीं मालूम, पर लोग उसको याद करते हैं जो कुछ ऐसा करता है जो नया है, समाज के लिए हितकारी है। तो वो कहीं ना कहीं अगर महाभारत की कथा सुना रही हैं और जुए के खेल को बता रही हैं, और अभी वो दूसरा पार्ट बताएंगी जब लोग जो है द्रौपदी को हार जाएंगे, तो ये एक कहानी है जिससे कई समाज को इंस्पिरेशन देते हैं। बहरहाल मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा था कि इसके बाद मेरी सहयोगी प्रथा आएंगी, और वो यहाँ पर दूसरा जो हमारा आज का विषय है जिसमें हम बदलते समय में स्त्री, हम उसकी बात करेंगे। मैं इसलिए इस मंच के दौरान ये बता दे रहा हूँ कि मीडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पे स्त्रियाँ आई हैं। अभी उषा जी कह रही थी कि प्रथा हमारे साथ लगातार दौरे कर रही हैं। बिल्कुल, ये दौरा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये छत्तीसगढ़ विकास यात्रा है, अभी तीसरा जिला है। हम अगले महीने फिर आएंगे, हम जो है बलरामपुर जाएंगे, अंबिकापुर जाएंगे, चिरमिरी जाएंगे, और उसके बाद हम बस्तर जाएंगे। तो अभी जो महिलाएं हैं जो मेरे साथ थे, तो एक आई हैं, मेरे ऑफिस में बहुत सारी महिलाएं काम करती, मेरी बेटी भी दिल्ली में काम करती है, तो उनके लिए अब समय का बंधन नहीं रहा है। अब महिलाएं ये नहीं कहती कि 11 से 5 हम काम करेंगे। मेरे ऑफिस में तो कई बार मैं बहुत सारी महिलाओं को कहता हूँ आप जाओ, चलो 9 बज रहा है, निकलो काम। नहीं सर, ये काम कर लेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। अब वो कोई बहाना नहीं है उनके पास, और एक समाज में भी बदलाव आया है और लोग महिलाओं को बराबरी के साथ रख रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, चीज़ें बहुत इतनी साफ नहीं हैं, उस पर आके प्रथा बात करेंगी। आप लोग मेरे साथ इस विमर्श में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।